और भाई मेरे आज का जो क्लास होने वाला है ये मॉडल सेट का क्वेश्चन जो होता है, आज मैं मॉडल सेट का मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा और ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जितने भी बच्चे हो, भाई बंधु हो, सबको ध्यान से देखना है और कहीं पर लगे कोई दिक्कत है भाई तो कमेंट तो बॉक्स तो खुला हुआ है कमेंट करने के लिए, जिसका मैं रिप्लाई मैं बहुत मैं देखता हूं तो मैं रिप्लाई में देता हूं और नहीं देखता हूं तो मैं रिप्लाई उसका नहीं दे पाता हूं। लेकिन उम्मीद है कि जितने बच्चे हो आज की क्लास में दिक्कत नहीं होना चाहिए और ये क्वेश्चन जो है आज का थोड़ा सा पीडीएफ में होने वाला है तो और ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 70 के 70 में लेके आया हूँ और देखता हूँ कितना देर में मैं 70 क्वेश्चन लगा देता हूँ और उम्मीद है कि बहुत जल्द लगा दूंगा इसको। लेकिन हाँ, जितने भी बच्चे हो यहाँ से भाई मेरे प्रैक्टिस कर लेना है, प्रैक्टिस कितना अच्छा जा रहा है सो देखा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। भाई विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है? तो भाई विमीय सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, सब भाई को पता होगा और सबको पता होगा कि E इज इक्वल टू कितना, E इज इक्वल टू होता है F बाई Q होता है। बल के लिए कितना भाई mLT के पावर -2 होता है और आवेश का AT होता है। अगर ये ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा, ऊपर गया तो m हो जाएगा L T के पावर -3 A के पावर -1। सब बच्चा को याद होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र कितना mL T के पावर -3 और A के पावर -1 होता है। ये भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, ठीक ना। ये बल का डाल दिया, आवेश का डाल दिया, ऊपर चला गया तो पावर निगेटिव हो गया, निगेटिव गया तो भाई बात समझ रहे हो। तो mL2 T के पावर -3 मतलब mLT -3 A -1 का है तो mLT -3 और A -1 यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सही हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी यहां पर हम लोग का यहां पर करेक्ट हो गया, ठीक है। आ गया तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि यदि किसी पिंड पर 100 नैनो कूलम आवेश है तो पिंड में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित है। भाई कोई पिंड है, अब इस पिंड पर जो आवेश बता रहा है ये आवेश कितना दे रहा है, इस पिंड पर जो भाई आवेश दे रहा है ये आवेश कितना दे रहा है 100 नैनो कूलम। भाई कितना 100 नैनो कूलम, तो मुझे n निकालना है तो n इज इक्वल टू कितना होगा Q बाई E ना, तो Q कितना दे दिया 100 तो 100 नैनो ना, तो नैनो मतलब हो गया 10 के पावर -9 हो गया। अब बाई E का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 हो गया। अगर ये ऊपर चला गया भाई तो प्लस में, ये प्लस में हो जाएगा ना, यानी इसको अगर यहां से हटा देता हूं 100 बाई 1.6 हो गया और ये ऊपर गया तो +19 और -9 पहले से ये कितना हो गया -10 हो गया, सॉरी ये प्लस में 10 हो जाएगा और इसको अगर हटा दूं तो बाई 10 ऊपर चला जाएगा, यहां पर 10 ऊपर आ गया मतलब 6.25 गुना में 10 के पावर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा 6.25 गुना 10 की पावर 11। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहां से करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो सब बच्चा देखो, कहीं पर लगे भाई दिक्कत मतलब किसी बच्चे को है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे, उम्मीद है दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब आगे बोल रहा है सब बच्चे को तो पता ही होगा इस सबका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब एक समतल चादर है, इस चादर के नजदीक बोला विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान पूछ रहा है। तो भाई जब भी देगा आवेशित देगा चादर बोलेगा, इसके नजदीक बोलेगा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, तो वो कितना होता है E बराबर होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना। ये आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद रखना बच्चा मेरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन भाई कह रहा है कि आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है भाई, आवेश का बीमा पूछ रहा है, यहां होता है AT होता है, AT इनवर्स होता है, A इनवर्स T होता है या AT का स्क्वायर। सब बच्चा को पता है कि आवेश का बीमा क्या होता है AT होता है, हर किसी को पता होगा आवेश का बीमा क्या होता है तो AT होता है, ठीक है। ओके आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन भाई पूछ रहा है यहां से कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। भाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हर किसी को पता है, हर किसी को पता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो FM इनवर्स होता है, फैराडे मीटर का इनवर्स होता है, फैराडे मीटर का इनवर्स होता है, ठीक है, फैराडे मीटर का इनवर्स होता है। हर बच्चा को पता होना चाहिए सब चीज, अगर नहीं पता है भाई दिक्कत है।
आगे कह रहा है बुआरे कि किसी संधारित्र की जो धारिता होती है वो निर्भर नहीं करती भाई। तो संधारित्र की धारिता, कोई भी संधारित्र होगा, चाहे समांतर पट्टिका संधारित्र हो, चाहे गोलाकार संधारित्र हो या बेलनाकार संधारित्र हो, समांतर पट्टिका संधारित्र का फॉर्मूला C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अब बाई क्या होता है, D होता है। तो इसमें देख तो भाई कहीं भी आवेश का चर्चा है, कहीं भी आवेश का चर्चा है, कोई भी संधारित्र पढ़ोगे तो उसका धारिता में आवेश का चर्चा नहीं होता। अगर आवेश का चर्चा नहीं होता इसका मतलब कह रहा है कि किसी किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती भाई मेरे, तो वो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती। मतलब किस प्लेट पर कौन सा आवेश है उस पर डिपेंड वो नहीं करता। तो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, या प्लेटों के बीच के जो दूरी होता है, अंतराल होता है, उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला भाई क्वेश्चन देखा दे, कह रहा है कि यदि वस्तु पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच बल क्या है, F दिया हुआ, मतलब दो आवेश है, इसके बीच का बल F दिया हुआ है, F दिया हुआ है, F दिया हुआ है। और इसको थोड़ा साइड कर देता हूं। हाँ, बल का मान F दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यदि उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो बल का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो भाई देख, दो आवेश है, मतलब आवेश है ना, तो आवेश के बीच जो बल है, बल का मान F इजिकल टू दिया हुआ है 1/, F दिया तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना R स्क्वायर। ये दो आवेश के बीच लगने वाला बल F हो गया। कह रहे दूरी को दुगना करना है, तो अब बल जो होगा F डैश इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख भाई क्या बोल रहा है, यदि उनके बीच दूरी को आधी करती चाहिए, दूरी को आधा करना है, तो यहां से कितना Q1 इंटू Q2, दूरी पहले R था, अब R/2 का स्क्वायर हो गया। तो यहां से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई कितना भाई R स्क्वायर बट्टा में कितना 4 हो गया। अभी 4 तो ऊपर चलाएगा ना, तो 4 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से Q1 इंटू Q2 बाई कितना हो जाएगा R का स्क्वायर, यानी F डैश इज इक्वल टू जो होगा ये 4 हो गया। और ये तो पहले वाला बल F है, तो यानी कि बल का जो मान होगा वो पहले वाला बल का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो हम लोग का ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ सब बच्चे को दिख रहा है, बहुत अच्छा, झकास, बहुत अच्छा भाई, सबको दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। बल का मान कितना भाई, 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहां कर रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। अगर भाई मेरे कोई वस्तु को आवेशित किए तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और उसका द्रव्यमान क्या होगा, घट भी सकता है। वो डिपेंड करता है हम लोग कौन सा आवेश दे रहे हैं। अगर धनावेश देंगे तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और अगर हम लोग ऋण आवेश देंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन करेगा किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो भाई मेरे उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इस चीज को याद रखना है। मतलब इसका हम लोग का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, हेलो, ठीक है, स्किन काला ना, सब परफेक्ट है। ठीक है, आगे देखा जाए बुआरे, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है। तो भाई द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव पर भाई सबको पता है, अगर ये डाइपोल होगा तो इस पर क्या होता है, माइनस क्यू होता है, तो इस साइड में क्या होता है, प्लस क्यू। तो भाई मेरे इस पर क्यू टोटल कितना होगा, तो कुल आवेश कितना होगा भाई, तो कुल आवेश का मान होता है 0 होता है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा, क्योंकि एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश का मान कितना होता है, तो भाई मेरे वहां से कितना शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन करा बुआरे, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। मतलब कि एक विद्युत द्विध्रुव है और वो एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, वो पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो उसका कुल विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। तो मान ले भाई एक ऐसे करके पृष्ठ है, इसके अंदर में एक डाइपोल है, तो इधर क्या है, माइनस क्यू है। अब भाई यहां पर क्या दिया हुआ है, यहाँ प्लस क्यू, तो फाई इज इक्वल टू होता है क्यू टोटल, अब बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। अब ये टोटल क्या होना चाहिए, अंदर में, मतलब अंदर में कुल आवेश बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कुल आवेश अंदर में कितना है, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स का मान कितना, 0। अब बोलोगे सर कुल आवेश कितना, 0 कैसे हो गया, तो देख भाई माइनस क्यू प्लस क्यू ऐड करेंगे तो कुल आवेश कितना होगा, 0 होगा। और जब कुल आवेश 0 होगा तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सी हो गया, 10 का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, लगे भाई कहीं पर किसी को दिक्कत है, कोई बच्चा को समस्या हो रहा है तो जरूर बच्चा कमेंट करेगा, कमेंट करोगे कमेंट का आंसर दिया जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन कर रहा है बुआ रे कि आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है, तो ये आयतन आवेश घनत्व किसके बराबर होता है? तो हर बच्चा पढ़ा होगा भाई, आयतन आवेश घनत्व का सिंबल होता है रो होता है, और ये क्या होता है? ये होता है Q बाय V के बराबर, यानी आवेश बट्टा वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिख रहा है? क्या बोल रहा है? Q बाय V। ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बट्टा आयतन के बराबर होता है। ठीक है, देखते चलो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखा जाए। अगला क्वेश्चन भाई 12 नंबर कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। भाई बिंदु आवेश है और उसे r दूरी पर भाई क्या पूछ रहा है? विद्युत विभव का मान पूछ रहा है। मतलब एक बिंदु आवेश है q है, इससे r दूरी पर विभव का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई भाई q बाई कितना r। तो ये तो कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं v समानुपाती q बाई ऐसे r कर सकते हैं। तो v प्रोपोर्शनल टू q और v इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया, मतलब v प्रोपोर्शनल ऐसे r इनवर्स। ये चीज हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ पर तो यही दिया हुआ है, यहाँ पर तो इतना ही में काम खत्म है। यहां पर क्या बोल रहा है? मतलब कि विभव क्या है? ये r क्या है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। बट्टा में होगा तो व्युत्क्रमानुपाती, ऊपर होगा भाई मेरे तो समानुपाती होगा। तो यहां क्या बोल रहा है कि r अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है। r के अनुक्रमानुपाती बिल्कुल नहीं होगा। r के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। विभव जो होता है वो r के क्या होता है भाई मेरे? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई मेरे कह रहा है कि किसी चालक की जो धारिता होती है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सब बच्चा को पढ़ा है कि सब बच्चा पढ़ा होगा किसी चालक की जो धारिता होती है C बराबर Q बट्टा V के बराबर होता है। यानी धारिता कितना? C बराबर Q बट्टा V। यानी किसी भी चालक का जो धारिता होगा C बराबर Q बट्टा V, ये इसका धारिता का मेन फॉर्मूला होता है। और धारिता का मात्रक बच्चा क्या होता है? तो फैराडे होता है ना। सब बच्चा को पता है धारिता का मात्रक क्या भाई मेरे होता है, तो बच्चा लोग पढ़ चुका है धारिता का मात्रक होता है फैराडे होता है। आगे आजा। अगला क्वेश्चन बोल कह रहा है कि हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होगा। भाई हवा है तो हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य भाई याद रखना कि 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होता है। हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का वैल्यू कितना? 3 × 10⁻6 V/m होता है। भाई याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन VVI हो सकता है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बनने को मिल जाए कि हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है तो 3 × 10⁻6 V/m होता है। ये चीज को याद रखना है। अब आगे बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है। भाई निर्वात बोल रहा है तो निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक का मान बोल रहा है, जो कि हम लोग का क्वेश्चन 15 है। तो भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? तो जब भी निर्वात बोलेगा, अगर निर्वात कह रहा है तो निर्वात के लिए भाई परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है बच्चा रे? तो वो होता है हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 हम लोग का कंफर्म हो जाएगा। याद रखना, निर्वात जब बोलता है तो इसका वैल्यू कितना होगा? निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? तो भाई हमेशा 1 होता है। इस चीज को याद रखना। आगे बढ़ता हूं। आगे कह रहे बुआ रे कि निम्नलिखित में विभवांतर के लिए कौन सत्य है? तो भाई विभवांतर के लिए कौन सही है? तो विभवांतर के लिए क्या होता है? विभवांतर मतलब विभव के बीच का अंतर। तो अंतिम विभव माइनस क्या? पहला विभव। तो भाई याद कर VAB होता है W/SQ होता है। W/SQ होता है, W/Q होता है। मतलब V होता है W/Q। अब ये W क्या होता है? अगर किसी वस्तु को A से B, मतलब मान ली कोई वस्तु है यहाँ पर है, मैं यहां बनाता हूं, कोई वस्तु है अगर यहां पर है, यहां से A से B ले जाते हैं। अगर A पर विभव VA है और यहां विभव क्या VB है, तो वस्तु को यहां से यहां ले जाने में जो कार्य करना पड़ा होगा, यानी कि फॉर्मूला होगा कि विभवांतर यानी कि VB माइनस में VA जो होगा ये बराबर होगा W। कहां से कहां? A से B ले गए तो VAB, अब बाय कितना होगा Q। मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा, विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी ऑप्शन में हम लोग का कौन सी हो जाएगा भाई? ऑप्शन में हम लोग का यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को A से B ले जाने पर जो विभवांतर का फॉर्मूला होगा वो VB माइनस VA इजिकल टू WAB/Q हो जाएगा। जहां W क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा कहां से कहां? A से B ले जाने पर, और Q हम लोग का बच्चा क्या हो गया? तो आवेश हो गया। ठीक है, अगला आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला बुआ रे कि निम्नलिखित में कौन विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के लिए सही है? भाई विद्युत द्विध्रुव डायपोल है तो विद्युत द्विध्रुव के कारण 3 केस में विद्युत विभव का मान ज्ञात होता है। पहले अक्ष पर ज्ञात होता है, लंबवत ज्ञात होता है, कहीं भी ज्ञात होता है। लंबवत में तो 0 है, लेकिन जितना भी ज्ञात होता है सब में क्या होता है? सब में विभव जो होता है ना, ये विभव जो होता है भाई
ये जो विभव होता है, ये v क्या होता है, सब में समान v ऐसे होता है। v क्या है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि v विभव जो होगा ये ऐसे लिख सकते हैं r के पावर -2। तो ये हम लोग का ऑप्शन हो गया, चाहे अक्ष पर निकालो चाहे तो अब किसी भी स्थिति में निकालो, सब में क्या होता है, बाय में कितना आता है, r² ही आता है, ठीक है ना। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन में हम लोग का बी, यहां से करेक्ट हो जाएगा कि v समानुपाती r−2 या v व्युत्क्रमानुपाती r² हो जाएगा। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे बोले कि गोलीय चालक की विद्युत धारिता कितनी होती है। गोलीय चालक है मतलब कोई गोला है, ऐसे करके गोला है, कोई गोला है, ऐसे गोला है भाई, तो इस गोला का त्रिज्या कितना हो गया, r हो गया। तो गोला पर जो विभव होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कितना r होगा, इसका धारिता है। तो c = q बाई क्या, v होता है, q बाई v होता है। तो जब q हो गया, v का मान कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कितना r हो गया। तो ये q से q चला गया, तो c = कितना, 4 पाई q = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया, r। मतलब धारिता का जो फॉर्मूला होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, r। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए यहां से क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन बोले कह रहा है यहां से कि किसी विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, विभव मापी का सुग्राह्यता है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ाना चाहिए, फिर कह रहा है कि इसके तार के धारा को घटाना चाहिए, मतलब तार से जो करंट पास करे उसको घटाना चाहिए, फिर कह रहा है इसके तार में धारा को बढ़ाना चाहिए, या कह रहा है इसके तार की लंबाई को बढ़ाना चाहिए। अगर विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाना है तो तार की जो लंबाई होती है ना, विभव मापी में हम लोग इसे तार लगाते होंगे, ऐसे करके जो तार लगाते होंगे, हम लोग करना क्या है, इस तार की लंबाई को भाई बढ़ा दे। अगर तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो उसका सुग्राह्यता क्या होगा, ऑलरेडी बढ़ जाएगा। इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा, 19 हम लोग का डी यहां से सही हो जाएगा, ठीक है ना। विभव मापी क्या होता है, तो वह यंत्र या वह युक्ति जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल का तुलना या आंतरिक किन्हीं दो सेल का विद्युत वाहक बल का तुलना या किसी सेल का विद्युत वाहक बल का मान या किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, तो वह युक्ति हम लोग का कहलाता है विभव मापी कहलाता है। मतलब इसका यूज जो होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, विद्युत वाहक बल का तुलना करने में, या विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जो बात है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन बोले कह रहा है कि ठंडा करने पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होता है भाई। अगर कोई धातु को ठंडा करेंगे तो उसका जो प्रतिरोधकता होगा, रेजिस्टिविटी जो होगा, रेजिस्टिविटी जो होगा ये क्या होगा, कह रहा है बढ़ता है घटता है, एक समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई याद रख लो कि जब भी कोई धातु को ठंडा करोगे तो उसका प्रतिरोधकता का मान जो होगा घट जाएगा। अगर उसको गर्म करेंगे तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। और जब ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जिस कारण से उसकी चालकता घट जाती है, ठीक ना। और जब ठंडा करेंगे तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा, घटेगा, तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी। ये चीज याद रखना है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन बोर्ड कह रहा है निम्न में से कौन ओम का नियम, भाई ओम का नियम कौन है, तो याद रख बोरे जे इज इक्वल टू कितना होता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, यही हम लोग का ओम का नियम। मतलब जब हम लोग ओम का नियम को जब नहीं होता है कोई संबंध स्थापित कर देता, हम लोग को मिलता है जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल ई मिल जाता है, ठीक है। ये सब चीजों को याद रखें, सब चीजों को भाई याद रखना है कि निम्नलिखित में से ओम का नियम कौन सा भाई, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये नहीं याद करना है कि आई इज इक्वल टू वी बटा आर। ये रिलेशन, ये एक संबंध को दर्शाता है, ठीक है ना, ये संबंध को दिखाता है। आगे आते हैं, ये कितना हो गया, 21 हो गया ना, 21 हो गया। आजकल एक गाना बहुत ट्रेंडिंग है भाई, मैं जिसको देख रहा हूं सब बोल रहा है दिल ना दिया ले बेटा, प्यार ना किया तो क्या किया। नहीं, क्रिस का गाना सुनेगा। अरे पता है बच्चा, एगो तनकी को बच्चा था, हम भोरे भोरे क्या वो पता है, पहले इसको मैं क्वेश्चन लाने दे। 21 हो गया था ना, 21 हो गया। एगो तनकी को बच्चा था, ठीक है। मैं भोरे भोरे क्या हुआ, मैं मॉर्निंग में मैं रेडी हो गया कोचिंग जाने के लिए। देखो बेटा, एक मतलब एगो तो छोटा सा लड़का था, वो हमरा बोलता है पता है, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना सुनेगा। मैं बोला कि मतलब सुना भाई, क्रिस का गाना है तो बड़ा अच्छा से कहता है दिल ना दिया ले बेटा, प्यार ना किया तो क्या किया ले बेटा। मतलब इतना वो लड़का लगभग 10 साल का लड़का रहा होगा, और मैं क्रिस का गाना सुना रहा था। बड़ा ट्रेंडिंग है भाई क्रिस का गाना। जब क्रिस का गाना जब अथी हुआ था, मतलब जब नहीं होता है वो क्या रिलीज जब हुआ होगा, तो जितना फेमस वो क्रिस फिल्म और क्रिस का गाना नहीं हुआ होगा, उतना सब मिलकर इसको फेमस कर दिया है।
नहीं, और सब बच्चा मिलकर उसमें योगदान दे ले बेटा कर ले सब मिलके। चलो ठीक है, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कह रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो भाई प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, तो R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए होता है, ये एल बाई ए होता है। तो यहां से जो रो अगर निकालेंगे तो ये गुना कर लेगा, तो R इंटू ए, अब बाई कितना हो जाएगा एल। तो प्रतिरोधकता का सिंबल क्या रो होता है, इसका सिंबल भाई मेरे क्या होता है, रो होता है। इसका फॉर्मूला कितना हो गया, R इंटू ए बाई एल, ये प्रतिरोधकता का फॉर्मूला हो गया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है भाई, तो वो सब बच्चा जानता है, चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है भाई, चांदी होता है। सब बच्चा को पता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है भाई, तो चांदी होता है। और सब बताओ, पढ़ाई लिखाई सबका तो अच्छा चल रहा होगा, उम्मीद करता हूं अच्छा ही चल रहा होगा। ठीक है, आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन भाई बोल रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। भाई गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, तो अगर मान ले भाई कि ये गैल्वेनोमीटर है, अगर इसके समांतर में एक नगण्य प्रतिरोध को जोड़ देंगे जिसको हम लोग शंट बोलते हैं, तो ये पूरा हम लोग को क्या बन गया, एमीटर बन गया। तो एमीटर बनाने के लिए समांतर में क्या करते हैं, निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ऑप्शन हम लोग का कौन करेक्ट हो रहा है भाई मेरे, ऑप्शन यहां से हम लोग का ए नंबर यहां से करेक्ट हो रहा है। अगर समांतर में क्या करें, अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर में एमीटर को जोड़ दे तो हम लोग का क्या बन जाता है, सॉरी गैल्वेनोमीटर के समांतर में नगण्य प्रतिरोध को यानी कि शंट को जोड़ दे तो हम लोग का गैल्वेनोमीटर बन जाता है, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन भाई 25 कह रहा है कि 25 कह रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान होती है। अगर प्रतिरोध का भाई समांतर क्रम है तो कौन सा राशि समान होगा, विभवांतर समान होगा, धारा का मान, विभवांतर धारा, दोनों इनमें से कोई नहीं क्या होगा भाई। तो याद रखना, अगर प्रतिरोध कैसे समांतर में जुड़ा हुआ है, ऐसे प्रतिरोध अगर ऐसे जुड़ा हुआ है भाई, ऐसे जुड़ा हुआ है, इना समांतर में जुड़ा हुआ है, समांतर जुड़ा हुआ है भाई रे, इना जुड़ा हुआ है, तो जितना विभवांतर इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। समांतर में किसका मान समान होता है, विभवांतर का। और श्रेणी में किसका मान समान होता है, तो श्रेणी में होता है धारा का मान समान होता है। याद रखना, समांतर में किसका, विभवांतर का, और श्रेणी में किसका, धारा का मान समान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम को क्या कहा जाता है। भाई यहां बच्चा देख क्या बोल रहा है कि दो आवेश हो गया, अब दो आवेश है तो एक आवेश यहां बना लो, एक आवेश यहां बना लो। अब इसके बीच जो दूरी ये r होता है, ये q1 हो गया, ये q2 हो गया। इसके बीच जो बल काम करता है, इस बल का नाम क्या होता है, कूलम बल होता है। यानी दो आवेश के बीच लगने वाला बल को, आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम कौन सा है भाई, तो ये कूलम का नियम, याद रखना है कूलम का नियम। ऑप्शन में हम लोग का डी यहां से करेक्ट हो गया। आगे आता हूं, बहुवारे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 27 में निम्नलिखित में से कौन सा थिल्य प्रदर्शित करता है। तो जिसके पास जो चुंबकित और विचुंबकित आसानी से हो जाएगा उसका सेथिल्य गुण सबसे अच्छा होगा, जो आसानी से चुंबकित और विचुंबकित हो जाए, मतलब जो चुंबक में आने पर चुंबकित हो जाए और मतलब आसानी से जो चुंबकित होगा वो सेथिल्य गुण अच्छा प्रदर्शित करता है। तो भाई सेथिल्य गुण सबसे अच्छा कौन दिखाता है, लौह चुंबकीय जो होता है वो सेथिल्य गुण अच्छा दिखाता है ना। आगे कह रहा है पता है कि यदि एक धारावाही लूप की त्रिज्या को दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो इनका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। भाई देख, एक लूप बनाते हैं, एक लूप बनाओ, इसका त्रिज्या r हो गया, इससे प्रवाहित धारा का मान I हो गया। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल टू I इंटू ए होता है, मतलब I इंटू पाई r का स्क्वायर, ये इसका चुंबकीय आघूर्ण हो गया। अब कह रहा है इसको त्रिज्या को कितना करना है, इसके त्रिज्या को दुगना करना है, r था तो इसको करना है 2r, करंट I था तो इसको करना है I बाई 2 कर देना। तो इसका आघूर्ण पूछ रहा है, तो m इज इक्वल टू कितना होगा, m इज इक्वल टू I इंटू ए बोल रहा है, तो I मतलब I बाई 2 इंटू ए मतलब पाई स्क्वायर, तो पाई लगाते हैं, त्रिज्या कितना है 2r है, तो 2r का स्क्वायर हो गया, मतलब I बाई 2 हो गया इंटू में पाई गुना 4r का स्क्वायर। तो भाई कट गया तो यहां तो 2 आ जाएगा, तो
2i इंटू पाई आर का स्क्वायर, मतलब भाई ये m डैश कर लो तो m डैश जो होगा वो 2, ये किसका वैल्यू भाई, ये तो m का वैल्यू, ये m का वैल्यू है ना, ये m का है, तो मतलब इसका जो चुंबकीय आघूर्ण जो द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो पहले आघूर्ण का कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। यानी हम लोग का ऑप्शन कौन करेक्ट हो गया, ऑप्शन हम लोग का यहां से बी यहां से करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। धारावाहिक कुंडली का मतलब वो कुंडली है, एगो ऐसे करके कुंडली है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, सब बच्चा पढ़ा होगा, m इजिकल टू एन आई ए होता है। यहाँ m वेक्टर तो यहाँ n भी वेक्टर हो जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो गया सी, यहाँ से करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर। वहां कैपिटल M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, वो चुंबकीय आघूर्ण है ना, ध्रुव प्रबलता नहीं समझना, वो चुंबकीय आघूर्ण है। n हो गया लपेटों की संख्या, I हो गया करंट प्रवाहित, और A हो गया एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है ना, एरिया वेक्टर यहां से हो गया। अगला आते हैं, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही कौन है, बोरे तो बोरे गैल्वेनोमीटर नियतांक पढ़ा होगा, सब बच्चा को पता होगा, C बट्टा NAB होता है, C बट्टा NAB होता है, जहां C क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक होता है, N क्या होता है, लपेटों की संख्या, A होता है क्षेत्रफल होता है, अभी चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है ना। निम्नलिखित में से गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए कौन सही भाई, तो याद कर ले बच्चा मेरे, तो गैल्वेनोमीटर नियतांक का सिंबल के होता है, के इक्वल टू कितना, C बट्टा NAB होता है, यानी 30 का ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा, ए हम लोग का करेक्ट हो गया। आगे आते हैं, 31 में करा बुआ रे कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श एमीटर का बच्चा रे प्रतिरोध पूछ रहा है, तो यहां से कह रहा है अनंत बोल रहा है, यहां से कह रहा है अनंत बोल रहा है, शून्य बोल रहा है, 100 ओम या 50 ओम। तो भाई मेरे याद रखना, अगर आदर्श एमीटर होगा तो प्रतिरोध कितना होगा, शून्य होगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बच्चा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई मेरे, निम्नलिखित में से लॉरेंज बल के लिए कौन सा है, लॉरेंज बल है भाई, तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला हर बच्चा को पता होता है कि लॉरेंज बल क्या होता है, वेक्टर F इज इक्वल टू होता है, वेक्टर में F E होता है और प्लस में वेक्टर में F M होता है, तो इसका कितना होता है, ये Q वेक्टर E हो गया और प्लस में इसका होता है Q V B साइन थीटा, तो V मतलब क्या, V क्रॉस B होता है, तो साइन मतलब यहाँ क्रॉस आ गया, तो यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे, तो वेक्टर E अब प्लस में कितना, वेक्टर भी क्रॉस में हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। ये हम लोग का चुंबकीय मतलब लॉरेंज बल का ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, तो हम लोग का वेक्टर एफ इज इक्वल टू हो रहा है क्यू वेक्टर ई प्लस क्या वी क्रॉस बी, ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बच्चा ए हम लोग का सही हो रहा है। ठीक है, कहीं पर लगे भाई समझ, मुझे नहीं लग रहा है समस्या होना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा समस्या। 32 हो गया ना, अब 33 में आते हैं, अब 33 में आते हैं। तैतीस कह रहे भाई कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है भाई, ध्रुव प्रबलता कह रहा है, ध्रुव प्रबलता तो देखो m इज इक्वल टू कितना होता है, m इज इक्वल टू होता है 2m इंटू एल, ये चुंबकीय आघूर्ण, m क्या चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर का स्क्वायर, भाई 2 का तो कुछ होता नहीं है, m के लिए भाई m रखता हूं, और l के लिए क्या होता है, l के लिए मीटर होता है, ये मीटर, ये भाई ये भौतिक राशि, ये m ध्रुव प्रबलता है, तो ये से चला गया, तो ध्रुव प्रबलता का जो ऐसा ही मात्रक होगा वो क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर होगा। ये m मतलब मीटर नहीं समझना भाई, ये ध्रुव प्रबलता है, ये ध्रुव प्रबलता है, इसका क्या होगा बच्चा, एम्पियर इंटू मीटर होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन 33 का हो जाएगा, यहाँ से सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, हाँ अब करे बोला निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है भाई। अब भाई देख टाइम बहुत कम है, कोई लगे फॉर्मूला उसको याद कर लेना भाई, का निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एम बाई एच भाई, तो यहां से ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एम बाई एच हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ता हूं, अगला करे बोला कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, भाई पृथ्वी के ध्रुव पर बोल रहा है, तो भाई पृथ्वी के ध्रुव पर कितना होता है, तो नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। मैं इससे पहले क्लास में करवा चुका हूं कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना 90 डिग्री का होता है। ध्रुव पर बोला इतना बोल रहा है भाई, और सब बच्चा को पता है भाई ध्रुव पर होता है, लंबवत पर पूछ मतलब विषुवत पर पूछता है तो 0 डिग्री चलाता है, बच्चा लोग इस सब जानता होगा। आगे कह रहा है बुआरे कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता होता है, भाई लौह चुंबकीय पदार्थ सबसे बेसी चुंबकशीलता किसका होता है, लौह चुंबकीय का होता है भाई, तो याद रखना ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। वैसे ऐसे होना चाहिए था कि म्यू ग्रेटर 1 ऐसे होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं,
इसमें ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में तो ग्रेटर में एक ही आ रहा है, तो ऑप्शन हम लोग का एक यहां से हो जाएगा, ठीक है ना। और यही बोलता प्रति चुंबकीय का, तो प्रति चुंबकीय का कितना हो जाता है, एक से कम हो जाता है, ठीक है ना। पर यहाँ पर लौह चुंबकीय बोला, तो लौह चुंबकीय के लिए ऑप्शन हम लोग का ए यहां से करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ग कह रहा है कि स्व प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रा क्या होता है भाई, भाई मेरे स्व प्रेरकत्व का अन्योन्य प्रेरकत्व का दोनों का सेम होता है, और दोनों का क्या होता है भाई, ऑप्शन नंबर डी हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यानी कि मतलब हेनरी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाता है। आगे कह रहे बोले कि एक हेनरी बराबर होता है, भाई एक हेनरी बराबर होता है, भाई एक हेनरी बोल रहा है, एक हेनरी बोल रहा है, तो यहां से कितना ये ले लेना भाई, ये ले लेना 10 के पावर 3 कर लो, 10 के पावर 3 मिली हेनरी, तो भाई 10 के पावर 3 मिली मतलब 10 के पावर -3 हेनरी, ये कट गया तो कितना हेनरी है, एक हेनरी इज इक्वल टू कितना आ गया, एक के हेनरी ना आ गया, तो एक हेनरी किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर 3 मिली हेनरी के बराबर। ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन करेक्ट हो गया, ऑप्शन हम लोग का ए यहां से करेक्ट हो रहा है, ठीक है। आगे आता हूं, लेंज का नियम संबंधित है भाई, तो लेंज का नियम किस पर काम करता है भाई, तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब ऊर्जा संरक्षण से वो काम करता है ना। संबंधित किससे भाई, ऊर्जा से वो संबंधित है लेंज का नियम, ठीक है। अगला कह रहा है बुआरे कि चुंबकीय फ्लक्स जो कुंडली से जुड़ा हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स जो कुंडली से जुड़ा हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा जगह यहां ले लेता हूं, हाँ, चुंबकीय फ्लक्स जो कुंडली से जुड़ा हुआ है, अब इसका कह रहा है 0.1 सेकेंड में इसका 1 वेबर से 0.1 वेबर तक परिवर्तित होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो भाई लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत फैराडे के नियम से कितना माइनस में डी 5/dt ना, तो कितना से कितना हो रहा है भाई, तो ये हो रहा है कितना, अंतिम कितना है, ये हम लोग ऐसे कर लेंगे, हम लोग ऐसे कर लेंगे, इसको कर लेंगे 5/2 माइनस में 5/1, अब बाय कर लेंगे, यहां से डी लगा लेते हैं और यहां से कर लेंगे सीधा सीधा लिख देते हैं, इसको सीधा से लिखते हैं कि माइनस में 5/2 माइनस में 5/1, अब बाय कितना भाई, बाय यहाँ पर टी लगा देता हूं, तो 5/2 कितना माइनस में 5/2 कितना दिया हुआ है 0.01 अब माइनस कितना, माइनस में ये 1 आ गया, और यहां से कितना आ गया, ये टाइम कितना 0.1 आ गया, ये घटेगा तो आना चाहिए माइनस में 0.9, अब बाय कितना 0.1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.9 अब बाय कितना 0.1 और कट गया, सीधा कितना 9 वोल्ट आ जाएगा, मतलब विद्युत वाहक बल कितना चलाएगा, तो भाई मेरे यहां से आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यहां से 9 वोल्ट हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे आ जा। अगला क्वेश्चन भाई कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स सब बच्चा पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू कितना होता है, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर बी इंटू डी ए, यहाँ पे मन होगा तो ऐसे अंडा लगा, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर बी इंटू डी ए होता है, ठीक है ना। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया, ये चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आगे कह रहे बुआरे कि चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है, तो यही तो फ्लक्स घनत्व कहलाता है ना, चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल जो होता है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यही कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, आगे कह रहा है बुआरे कि एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है, भाई अनुनाद की स्थिति में कह रहा है एलसीआर परिपथ में, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 0 होना चाहिए, 43 है ना, तो एलसीआर परिपथ में देख भाई इसका 0 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन क्या होगा, तो अगर अनुनाद की कंडीशन भाई, तो अनुनाद में क्या होता है कि XC बराबर XL हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि धारा और करंट जो होता है वो समान कला में हो जाता है, इससे पहले पढ़ाए हैं थ्योरी वाला क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाला में कि विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं, तो अनुनाद कंडीशन में धारा और वोल्टेज के बीच जो होता है वो कला नहीं बदलता है, तो मतलब उसके बीच कालांतर कितना हो जाता है 0 हो जाता है ना, 0 हो जाता है, याद रखना धारा और वोल्टेज सेम कला में समान कला में चलाता है, मतलब एंगल उसके बीच कालांतर कितना होगा भाई 0 डिग्री का, तो सॉरी कालांतर शून्य 0 डिग्री नहीं, मतलब भाई शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब 0 डिग्री मतलब शून्य हो गया ना, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन बोल कर डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, भाई डायनेमो किस पर काम करता है, तो डायनेमो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कौन काम करता है, डायनेमो काम करता है। मैं अगर इसका मैकेनिज्म पढ़े होगे भाई, सबको पता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन काम करता है भाई, तो डायनेमो काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं,
अगला क्वेश्चन देखा जाए, 70 क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान है इसको खींच रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई, केवल 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 धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच का अंतर होता है। भाई धारिया केवल धारिता है, तो भाई केवल अगर धारिता होगा, सब बच्चा ग्राफ पढ़ा होगा, सब बच्चा ग्राफ पढ़ा होगा, ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है ना, पढ़ा होगा। तो संधारित्र में कुछ अलग होता है ना, प्रेरक में कुछ अलग होता है, सब बच्चा उसका ग्राफ पढ़ा होगा। तो अगर प्रेरक बोलेगा या संधारित्र बोलेगा तो उसमें कालांतर कितना का भाई, तो 90 डिग्री का होता है। कितना है बच्चा मेरे, 90 डिग्री का, है ना। जब धारीय युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर पूछता है तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा। 45 का बच्चा मेरे क्या सही हो जाएगा, बी, यानी कि 90 डिग्री यहां से सही हो जाएगा। अगला आते हैं, अगला करे बोले एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है भाई, तो सब बच्चा को पता है वो प्रतिबाधा एल आर परिपथ में, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में एक्स एल का स्क्वायर। अब भाई मेरे एक्स एल क्या होता है, एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल होता है, मतलब प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल मतलब क्या, ओमेगा का स्क्वायर प्लस में क्या एल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हम लोग का यहां से हो जाएगा डी, हम लोग का यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एल आर परिपथ में प्रतिबाधा होती है भाई मेरे, ये भी क्वेश्चन भी आया, ऐसा क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा, इसलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन को ध्यान रख रहे हैं। ठीक है ना, और लगे कोई समस्या होना नहीं चाहिए, मैं जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा दिया भाई, अगर इतना क्वेश्चन बच्चा मेरा ऑब्जेक्टिव कर ले तो दिक्कत कहीं से होने वाला नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं होने वाला है भाई, कहीं से कोई समस्या नहीं हो। 46 हो गया, अब आते हैं 47 में आते हैं। 47 नंबर कहां गया भाई, हम्म 47, हाँ 47 का हुआ रे कि निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जाल होता है सी बराबर 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यही किसके बराबर होता है भाई, तो यही कहलाता है प्रकाश का भी चाल कहलाता है। प्रकाश भी क्या है, प्रकाश भी तो एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो जो प्रकाश का चाल होगा वही विद्युत चुंबकीय तरंग का भी वही चाल होता है। तो याद रखना भाई, ये भी क्वेश्चन याद रख, वीवीआई भाई ये भी याद रख कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल कितना होता है, तो सी बराबर 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहां सबको पता है म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई गुना 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर, और एप्सिलॉन नॉट का 8.854 10 की पावर -12, और यहां से अगर मात्रा को निकाला जाए तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ इसका वैल्यू होता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड चला आता है। तो इसलिए निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल पूछेगा भाई, तो याद रखना 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन बोर्ड कह रहा है कि प्रकाश का वेग के लिए कौन सत्य है। भाई प्रकाश का वेग के लिए क्या होता है, प्रकाश क्या विद्युत चुंबकीय तरंग, पहले विद्युत तब चुंबकीय, तो प्रकाश का जब वेग बोलेगा भाई तो यहां ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, प्रकाश का वेग के लिए ये हो जाएगा E/B हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय बोल रहा है तो प्रकाश का वेग के लिए भाई मेरे क्या सही हो जाएगा, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय, तो पहले विद्युत के लिए ही आता है, चुंबकीय के लिए भी आता है, तो याद रखना प्रकाश का वेग बोलेगा तब E/B बोलना है, या विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग बोलेगा फिर भी क्या बोलना, E/B बोलेगा। अगर निर्वात लगा देगा तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना, E0/B0 इज इक्वल टू क्या होता है, C होता है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अगला करे वो है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हर एक अधिकांश बच्चा जानता है कि ऑप्टिकल फाइबर कहां काम करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कौन काम करता है भाई मेरे, ऑप्टिकल फाइबर इसी पर काम करता है, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कौन काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, यानी प्रकाशीय तंतु इसका हिंदी में नाम होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोर्ड कह रहा है यहां से कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसका आवर्धन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है। जल्दी बता भाई 50 का क्या होगा 50 के क्या होगा, तो कह रहा है जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, नली की लंबाई बढ़ा दे भाई, है ना, नली की लंबाई मतलब क्या, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है, कौन सा, हाँ माइक्रोस्कोप है, तो भाई माइक्रोस्कोप में ऐसे लेंस होता है, माइक्रोस्कोप में ऐसे लेंस होता है, तो अगर नली की लंबाई को बढ़ा देंगे भाई तो उसका आवर्धन क्या होगा, उसका आवर्धन जो होगा वो बढ़ जाएगा। याद रखना कि अगर माइक्रोस्कोप में नली की लंबाई के मतलब 2 लेंस के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं तो उसका जो होता है आवर्धन क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है, जूमिंग पावर उसका बढ़ जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन करे वो कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, जूल होता है,
कैंडिला होता है, डायोप्टर होता है या वाट होता है भाई? भाई मेरे क्या होता है? लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। ये 10th के बुक में बच्चा लोग पढ़ा होगा कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। हर बच्चा को पता होगा ये सब चीजें। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे बुआरे कि यहां से कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो भाई रे उत्तल लेंस की क्षमता, तो क्षमता इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू 100 बट्टा में F। याद रखो ये फॉर्मूला होता है क्षमता निकालने का। तो भाई मेरे 100 और F का मान कितना दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 लगा। देख ना ये सेंटीमीटर में होता है, मीटर में बोलेगा तो 1 बट्टा F और सेंटीमीटर में 100 बट्टा F हो जाता है। इसको काट देंगे तो कितना था? P इज इक्वल टू हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक ना? 10 डायोप्टर हो जाएगा, 10 डायोप्टर। P हम लोग का क्या? 10 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हम लोग का? B यहां से सही हो गया। आगे आते हैं, देखो जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो जब प्रकाश का जो तरंग होता है, जब किरण जो होता है किसी ग्लास के स्लैब में, मतलब ग्लास के पत्थर में, मतलब ग्लास का कोई स्लैब है, कोई टुकड़ा है, अगर उसमें जाएगा तो उसका क्या होता है भाई? उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। घटने का मतलब क्या? अगर तरंगदैर्घ्य घटेगा तभी तो वो कम दूरी तक जाएगा ना। तो ऐसा होता है क्या कि ज्यादा दूर तक ट्रेवल करे? ऐसा नहीं होता है। जब प्रकाश का कोई स्लैब होगा तो हाँ ठीक है, तरंगदैर्घ्य इसका क्या होता है? घट जाता है। तरंगदैर्घ्य इसका बच्चा क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर यहां से हम लोग का ए हो जाएगा। याद रखना, जब प्रकाश की किरण किसी ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है भाई मेरे? तो घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कर रहा है भाई कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त लेंस होता है। भाई जरा दृष्टि दोष मतलब वैसा, जरा में क्या होता है कि न तो वो आदमी को जो होता है दूर का दिखाई पड़ेगा, न नजदीक का दिखाई पड़ेगा। मतलब उसको जो होता है, जैसे कि एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। तो जो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ऐसे करके जो हम लोग का जो रेटिना ऐसे करके जो होता है, ऐसे करके जो एना करके जो होता है, तो इसमें सेलेरी मस्कुलस होता है, यहाँ सेलेरी मस्कुलस होता है। और सेलेरी मस्कुलस में ही कौन लगा होता है? लेंस लगा होता है। तो ये जो मस्कुलस होता है, ये मस्कुलस कमजोर हो जाता है। बुढ़ारी में क्या, बुढ़ापा में क्या होता है? ये मस्कुलस कमजोर हो जाता है, जिस कारण से ये क्या लेंस जो होता है, ये लेंस आगे पीछे घसकना ये बंद कर देता है। ये लेंस आगे पीछे नहीं करता। क्यों भाई? ये मस्कुलस क्या होता है, जब सिकुड़ता है तो लेंस आगे आता है, जब ये मस्कुलस फैलता है, मतलब जब ये मांसपेशी जो होता है, पक्षमापी पेशियां हिंदी में बोलते हैं, जब ये फैलेगा तो लेंस पीछे आता है, और जब सिकुड़ेगा तो लेंस कहां जाता है? आगे। जब ये आगे सिकुड़ना फैलना बंद कर देगा ये मांसपेशी, तो लेंस आगे पीछे नहीं होगा, जिस कारण से उस आदमी में कौन सा दोष आ जाता है? तो जरा दृष्टि दोष आ जाता है। इसको निवारण के लिए लोग क्या करते हैं? हम लोग किसका यूज करते हैं? बायफोकल लेंस का यूज करते हैं। किसका भाई? बायफोकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। 4 प्रकार का दृष्टि दोष होता है, सब बच्चा लोग पढ़ा होगा। जरा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, मतलब दूर दृष्टि दोष होता है, वो अबिंदुकता होता है। 4 तरह का मुख्यतः 4 तरह का होता है। आगे कह रहा है कि सबसे बड़ा है ना, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। भाई वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अगर हम लोग एक अवतल दर्पण ले ले, अवतल दर्पण में अगर यहाँ क्या करें, वस्तु को रख दे फोकस के अंदर, तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। एक भाई मेरे ऐसे जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। तो नीचे तो कटा नहीं, नीचे तो नहीं कटा। जब हम इसको ऊपर करते हैं, इसको जब ऊपर करते हैं तो ये क्या होता है? यहाँ पे कटता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी नहीं इमेज है, काल्पनिक इमेज है ना। तो कह रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन बना सकता है भाई? तो वो अवतल दर्पण है जो बना सकता है ना। ये वो कब बनाएगा? जब वस्तु कहाँ, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, तब ऐसा कुछ खेला बेला होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोर्ड कह रहा है निम्नलिखित में से बूस्टर का नियम कौन होता है? भाई याद कर ले बूस्टर का नियम, म्यू बराबर 10 IP। म्यू बराबर कितना बच्चा मेरे? म्यू बराबर 10 IP। याद कर लो भाई, म्यू बराबर कितना? म्यू बराबर 10 IP बूस्टर का नियम होता है। और ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रख, ये भी क्वेश्चन क्या कर ले? VVI कर ले। ये बूस्टर का नियम म्यू इक्वल टू 10 IP होता है। आगे देखो, आगे कह रहे निम्नलिखित में से प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है कौन करता है भाई? ध्रुवन करता है। अनुप्रस्थ तरंग की ध्रुवन करता है। ध्रुवन में क्या होता है कि अगर कोई अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है तो अध्रुवित प्रकाश में तो चारों ओर दिशा होता है। तो जब ये किसी ध्रुवक से जाता है तो ध्रुवक क्या करता है कि इसको जो होता है किसी एक इस प्रकाश को ध्रुवित कर देता है। ध्रुवित मतलब दिशाहीन प्रकाश को क्या करता है? दिशा युक्त बना देता है। तो यही घटना ध्रुवन कहलाता है। तो जब भी पूछता है
निम्नलिखित में से प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन, अनुप्रस्थ तरंग याद रखना, अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है भाई, या कहां होता है, तो कहां भाई मेरे होता है, वो ध्रुवण में होता है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी बचा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अच्छा स्क्रीनशॉट हो गया, आगे आ जा। वो रखा है डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होता है, तो भाई सब बच्चा लोग पढ़ चुका है डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी होता है, जहां पी इज इक्वल टू एम भी होता है, तो एच बाई कितना हो गया, एम भी होता है, यानी लेमडा इज इक्वल टू एच बाई कितना, एम भी। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो गया। ठीक है ना, आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन भाई क्या बोला वो देख ले। अगला क्वेश्चन कर रहा है भाई फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, भाई फोटोन का ऊर्जा किसके बराबर होता है, फोटोन का ऊर्जा, तो भाई मेरे ई बराबर कितना, एच न्यू के बराबर होता है। ई बराबर कितना होता है, एच न्यू होता है, जहां पे ये न्यू क्या होता है, प्रकाश की, ये प्रकाश की, और ये प्लैंक का नियतांक होता है, और ये प्रकाश की कितना होता है, आवृत्ति होता है ना, 6.625 10 की पावर -34 जूल सेकंड एच का वैल्यू होता है, और प्रकाश की आवृत्ति तो भाई वो अलग चीज है, तो प्रकाश पर डिपेंड करता है आवृत्ति कितना होगा, अलग अलग प्रकाश का अलग अलग आवृत्ति। 59 हो गया ना, ठीक है। अब हम लोग 60 पे आते हैं, बस 70 को क्वेश्चन है जो कि खत्म होने वाला है भाई मेरे। आगे देखो, करे बोर्ड का आवृत्ति शर्त होता है, भाई बोर्ड के लिए आवृत्ति का शर्त भाई होता है, सब बच्चा लोग पढ़ा होगा, मैक्स जो बोर्ड का जो एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा वहां पर पढ़ा होगा कि E1 - E2 मतलब दो कक्षा के ऊर्जा के बीच, जब दो कक्षा के बीच इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का संक्रमण होता है तो वो फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है, यानी E1 - E2 बराबर कितना होता है, एच न्यू होता है। अगर भाई बोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा तो सब बच्चा को पता होगा कि E1 - E2 क्या होता है, एच न्यू के बराबर होता है। ठंड थोड़ा सा बढ़ गया है, सब बच्चों को ठंड को में बच के चलना है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन करे बोरे यहां से कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। भाई कोणीय संवेग का फॉर्मूला कितना होता है, तो कोणीय संवेग का Ln बराबर होता है NH/2। अरे भाई न्यूनतम बोल रहा है, तो न्यूनतम में n का वैल्यू कितना, 1 लगा ली, तो h बाई कितना 2 पाई। ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का यहां से भाई कौन सा, सी, यहां से हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जा। अगला का निम्नलिखित में से रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन संबंध सही, भाई ये रदरफोर्ड और सोडी का नियम था, रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम एगो आया था जहां n = था n0 e के पावर माइनस में डेल्टा लेमडा इंटू टी था, लेमडा इंटू टी था, जहां n होता है रेडियो सक्रियता 6 होता है, n0 होता है मतलब परमाणु संख्या में 6 दिखाता है n, और n0 दिखाता है प्रारंभिक परमाणु संख्या को दिखाता है, लेमडा रेडियो सक्रियता नियतांक को दिखाता है, और टी उसका समय को दिखाता है ना, और इसी में अर्ध आयु और पूछ लेता है। तो ये सब चीज भाई याद रखना, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला बड़े क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अस्थाई कौन होता है, भाई सबसे अस्थाई कौन, तो मेरे अकॉर्डिंग लोहा होना चाहिए। सबसे अस्थाई बोला, सबसे अस्थाई कौन होता है भाई, निम्नलिखित में से सबसे अस्थाई कौन होता है भाई, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल यहां पर है कौन सा है, वो है 26Fe56। ये सब ये मोर स्टेबल एलिमेंट हो गया, यहां पर सबसे ज्यादा अस्थाई तुम्हारा हो गया। आगे आते हैं, अब कह रहा है एंड गेट का बुलियन व्यंजक, तो प्रोफेसर जॉर्ज बुल जो था ना, जॉर्ज बुल जो था वो तार्किक समस्या को हल करने के लिए कुछ बुलियन व्यंजक दिया था। अगर भाई ये प्लस दे रहा है, ये प्लस किसके लिए होता है, और गेट के लिए होता है ये डॉट किसके लिए होता है, एंड गेट के लिए होता है, और भाई ये रैकरिंग लगा हुआ तो ये किसके लिए होता है, ये नॉर गेट के लिए होता है। किसके लिए भाई मेरे, ये नॉर गेट के लिए होता है, नॉर गेट के लिए। एक नैंड गेट आता है, नैंड गेट, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है भाई, तो इसके लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, इसके लिए बुलियन व्यंजक y बराबर होता है A.B का रैकरिंग होता है, और जब बोलेगा नॉट गेट बोलेगा तो नॉट गेट के लिए y बराबर कितना होता है, a का रैकरिंग होता है, ठीक ना। तो यहां बोल रहा है एंड गेट का, तो एंड गेट के लिए हम लोग का ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हम लोग का यहां से सी यहां से करेक्ट हो जाएगा ना, एंड गेट का जो बोलेगा तो A.B हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का भाई मेरे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां से हम लोग का ए मतलब और सी हम लोग का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब करे बोल रहे दशमलव संख्या पद्धति में 27 का बोल रहा है बाइनरी संख्या निकालने का, 27 का, तो भाई 27 का कैसे निकालते हैं, तो तरीका होता है ना 27 होता है
27 होता है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर शेष लगाते हैं, यहाँ पर शेष लिखते हैं। तो 2 से किए तो कितना मतलब, तो 13 दूना 26, शेष कितना 1 आ गया। फिर 2 से किए तो 6 दूना 12, शेष 1 आ गया। फिर भाई मेरे 2 से किए तो 2 या 6, शेष 0 आ गया। फिर 2 से किए तो 2 एकम 2, शेष इतना, इसको उल्टा लिख देते कितना हो गया, तो 11 0 11। ये हम लोग का बाइनरी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हम लोग का यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। आज माइके भी बड़ा अच्छा काम कर गया भाई, डॉन नहीं हुआ, मतलब 70 क्वेश्चन, इसका मतलब मैं फर्स्ट टाइम 70 क्वेश्चन में करवा रहा हूं भाई, पहला बार करवा रहा हूं। अब 70 क्वेश्चन का जो इतना मॉडल सेट होगा ना, सब मैं करवा दूंगा। अब भाई देख, तो ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है भाई, तो सबको पता है ये कौन सा एंड गेट है, ये एंड गेट है भाई। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। ये कौन सा गेट है भाई, एंड गेट है। ये हमारा कौन सा गेट है, एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट है ये हमारा। देख ध्यान से, अगर ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, तो ये कौन गेट होता, ये हम लोग का ए हो जाता, ये बी हो जाता, ये वाई हो जाता, ये हम लोग का हो जाता और गेट हो जाता। अगर भाई ऐसे होता, ऐसे होता, तो ये कौन सा गेट हो जाता, ए हो जाता, ये हम लोग का वाई, ये हम लोग का नॉट गेट हो जाता। भाई मेरे क्या नॉट गेट हो जाता, नॉट गेट हो जाता। यही मान लो ऐसे रहता, अगर डी के शेप में रहता, अगर डी के शेप में रहता, बट ये ऐसे यहां पे रहता, ऐसे रहता, तो ये हो जाता हम लोग का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हम लोग का वाई, ये हो गया हम लोग का नैंड गेट हो जाता, नैंड गेट, ये नैंड गेट, ये नैंड गेट हो जाता। और यही मान ले भाई मेरे क्या हो जाता, जगह तो है नहीं, यहां बना देता हूं। अगर यही हमारा ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे करके यहां रहता ऐसे, ये हम लोग का ए होता, ये हम लोग का बी होता, ये हम लोग का वाई, तो ये कौन सा गेट होता, ये हम लोग का हो जाता नॉर गेट हो जाता, नॉर गेट हो जाता। तो भाई ऐसे कुछ लॉजिक गेट होता है। तो यहां कर चित्र में दिखाया गया कौन सा लॉजिक गेट है भाई, तो ये नैंड गेट है, सॉरी ये एंड गेट हम लोग का है। ठीक है, ओके आगे बढ़ता हूं। अब कह रहा है बुआ रे कि नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक, मैं जस्ट बताया था नॉर गेट बोल रहा है ना, नॉर गेट के तो और प्लस नॉट कर लो, तो और के लिए प्लस होता है, नॉट के लिए क्या, नॉट के लिए क्या होता है, अथी होता है, रैकरिंग होता है। तो ये लो हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हम लोग का करेक्ट हो गया है ना, नॉर गेट बोला तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो गया। आगे भाई कह रहा है यहाँ से कि ये जो सत्यता सारणी दिया गया, ये सत्यता सारणी किसका है भाई, ये सत्यता सारणी किसका है, ये सत्यता सारणी पूछा किसका है, कौन सा गेट का ये सत्यता सारणी है। तो भाई देख ध्यान से देखना, और है, एंड है, नॉर है। तो भाई और गेट में क्या होता है कि y इज इक्वल टू होता है a प्लस बी होता है। थोड़ा सा अति कर देता हूं। और गेट में क्या होता है, और गेट में क्या होता है भाई कि अगर और गेट होगा, और गेट होगा तो इसमें होता है y इज इक्वल टू होता है a प्लस बी होता है, जुड़ जाता है ना। तो 0 प्लस 0 तो 0 हो गया, 0 प्लस 1 तो यहाँ तो 0 प्लस 1 1 होता है। ठीक है, ये बैठ रहा है। फिर 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 0 नहीं होता है, 1 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा, मतलब ये और गेट तो नहीं है, ये और गेट खत्म, मतलब और गेट खत्म। अब कौन है भाई, एंड गेट है। तो भाई एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में, एंड गेट में y इज इक्वल टू a डॉट b होता है, गुना कर लेता है। तो 0 गुना 0 0 है, 0 गुना 1, तो भाई इसके अकॉर्डिंग एंड में तो 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये कौन एंडो गेट नहीं है। अब क्या बोला, नॉर गेट बोल रहा है। तो भाई नॉर गेट में क्या, नॉर गेट में कहता है ये y इज इक्वल टू a प्लस b का रैकरिंग कहता है, ये रैकरिंग कहता है। तो देख ले भाई 0 प्लस, अब ये रैकरिंग में क्या, 0 का रैकरिंग 1 होता है, 1 का रैकरिंग 0 होता है। देख भाई 0 प्लस 0 क्या 0, और 0 का रैकरिंग 1 होगा, तो यहाँ पर तो 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये तुम्हारा ये नॉर गेट भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो गया, इनमें से कोई गेट ये नहीं है, है ना, इनमें से कोई नहीं हो गया। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी यहां से करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 देखते हुए कह रहा है मॉडुलन कितने प्रकार का होता है भाई, तो मॉडुलन होता है 3 प्रकार का, एएम होता है, पीएम होता है और एफएम होता है। आयन मॉडुलन, आया मॉडुलन और कला मॉडुलन, 3 प्रकार का मॉडुलन होता है। तो हम लोग यहाँ पर टिक लगाते हैं 3 प्रकार का मॉडुलन। आगे कह रहे हैं कि क्षीणता को मापने के निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है भाई, तो क्षीणता को हम लोग कहां नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। ओम प्रतिरोध हो गया, एम्पियर मतलब धारा हो गया, वोल्टेज मतलब करंट हो गया। तो क्षीणता को कहां नापा जाता है भाई मेरे, डेसिबल में नापा जाता है। तो भाई आज मैं मॉडल सेट जो था हम लोग का, मॉडल सेट का मतलब ऐसे में 5 मॉडल सेट में करवाऊंगा, तो 1 मॉडल सेट तो मैं करवा दिया, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, 4 में और करवाऊंगा। तो 70 क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आऊंगा, फिर 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का मैं ऐसे ही मैं लेके आता रहूंगा, और एग्जाम तक भाई मेरे मैं ऐसे ही मैं क्वेश्चन में लेके आऊंगा। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।